जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जिसमें हम फिल की स्टोरी से याद करेंगे PHIL, यानी कि PHIL से हमारे 4 अप्रोचेस जो आपको दिख रहे हैं। एंड इसके अलावा हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस तक लिमिटेड रहेगा। प्लस बीच में वीडियो के बीच में कुछ बैकग्राउंड नॉइस है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-10 मिनट के लिए बैकग्राउंड नॉइस है, तो उसके लिए आई एम सॉरी ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। बाकी पूरा वीडियो ठीक है, ठीक है। सो टेक्निकल ग्लिच आ गया शायद। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो ये है चैप्टर नंबर 4, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। अब मैं एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ कि मेथड और अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आप नॉर्मेटिव एम्पेरिकल अप्रोच पढ़ते हो, मेथड्स क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं पर बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता होता। मैं ये नहीं कह रही कि ये JRF के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप स्टेटमेंट या जस्ट रीजनिंग सॉल्व कर सको और आगे चल के आपको प्रोफेसर बनना है, राइट, तो उनको भी आप ये सब डिफरेंस बता सको। तो मेथड जो है वो पर्टिकुलर वे होता है ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम रिलायबल नॉलेज कैसे ऑब्टेन की जाती है और उससे हम रिलायबल कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। रिलायबल यानी कि जिस पे हम डिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो वो होगा हमारा मेथड। मेथड क्या हो गया? एक तरीके से काम करने का तरीका, एक प्रोसीजर जो हम यूज़ करते हैं नॉलेज के लिए या उस नॉलेज से पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालने के लिए। एक इंक्वायरी होता है बेसिकली। इसके एग्जांपल जैसे साइंटिफिक मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ये आपने सबने सुना होगा। तो अप्रोच क्या होता है फिर? अप्रोच होता है जिसमें हम हाउ टू इंक्वायर यानी कि जो मेथड है, मेथड का भी यूज़ करते हैं, प्लस इसका मेन डिफ्रेंशिएटेड पॉइंट क्या है? व्हाट टू इंक्वायर, कि कैसे इंक्वायर करना है और क्या इंक्वायर करना है। ठीक है, किसके बारे में हमें नॉलेज चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ, मतलब ये जो मेथड है। ठीक है, तो अप्रोच जो होगा वो एक बड़ा टर्म है। अप्रोच के अंदर ही मेथड्स भी आते हैं वैसा। तो अप्रोच बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर हम मेथड्स यूज़ करते हैं पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर। ठीक है, एंड इसमें जो है इनका आपको नाम याद रखना है, वर्नन, वैन डाइक, आगे आपको बहुत जगह इनका नाम मिलेगा। प्लस इनकी बुक याद रखनी है, पॉलिटिकल साइंस, अ फिलोसफिकल एनालिसिस। हमारी बुक्स एंड ऑथर्स में ये पूछी जा सकती है, जो बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। बट अप्रोच में क्या होता है, हम ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जो हमारे रिलेवेंट डाटा है किसी चीज़ को रिसर्च करने का, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। वेयरएज जो मेथड होता है, मेथड क्या है? एक तरीके का प्रोसीजर है फॉर गेटिंग एंड यूटिलाइजिंग द डाटा। समझ गए कि हम एक क्राइटेरिया, हमें ये चीज़ है, इतने सारे हैं, इनमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम पे फोकस करना है, ए प्रॉब्लम पे, बी पे या सी पे। ये हो गया हमारा अप्रोच। वेयर एज मेथड क्या हो गया? उस जो हमने प्रोसीजर यूज़ किया उस डाटा को यूटिलाइज करने के लिए, उस डाटा को पाने के लिए, वो हमारा हो गया मेथड। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे आपको जो अभी हम अप्रोचेस पढ़ेंगे वो ईजी रहेगा समझने में। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है बिहेवियरल अप्रोच कौन सा मेथड यूज़ करता है, तो बिहेवियरल अप्रोच यूज़ करता है साइंटिफिक मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें साइंटिफिक जो हम अलग अलग एक्टर्स होते हैं, जैसे स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है, या ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो इन सब की जब हम स्टडी करते हैं एक पॉलिटिकल सिचुएशन में, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंडर रहकर पॉलिटिकल सिचुएशन में इसकी स्टडी करते हैं, तब हम साइंटिफिक स्टडी का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह की ज़रूरत होती है बिहेवियर को समझने के लिए, इसलिए जो बिहेवियरल अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है। ये याद रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन RM में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी में। देन जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच यूज़ करता है फिलोसफिकल मेथड, क्योंकि नॉर्मेटिव में हम बात करते हैं नॉर्म्स की और वैल्यूज़ की, और वैल्यूज़ और नॉर्म्स को समझने के लिए, अपना कल्चर समझने के लिए हमें फिलोसफिकली समझने की ज़रूरत होती है, ना कि साइंटिफिकली। देन फिलोसफिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच है तो फिलोसफिकल मेथड यूज़ करेगा, हिस्टोरिकल अप्रोच है तो हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करेगा। उसके अलावा एम्पेरिकल अप्रोच जो है पॉलिटिकल एनालिसिस में यूज़ होता है। पॉलिटिकल एनालिसिस का एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर अलग अलग एनालिसिस आते हैं, जैसे सिस्टम एनालिसिस, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। प्लस ये एनालिसिस का यूज़ हम करते हैं इन अप्रोचेस में, जैसे सिस्टम एनालिसिस का अप्रोच, जो सिस्टम एनालिसिस का जो मेथड है उसका यूज़ हम करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, और डिसीजन मेकिंग अप्रोच डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। ठीक है, तो इन सारे अप्रोचेस को भी हम स्टडी करेंगे। फिर ट्रेडिशनल वर्सेस कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस। अब ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 में, तो उससे तब तक 1945 तक जितने भी अप्रोचेस आए थे,
ठीक है, वो सारे ट्रेडिशनल अप्रोच में माने जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने अप्रोचेस डेवलप हुए उनको कंटेम्प्रेरी अप्रोच माना जाता है। अभी इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है। प्लस ये एलन बॉल की फिर से बुक आ गई है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। मैं आपको पिछले 4 लेक्चर से ये बुक याद करवा रही हूँ, तो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए बस। प्लस मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी इसकी। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ये याद रखना PYQ है, ठीक है। और यूनिक बुक्स में भी कई बार पूछी जा सकती है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, एलन बॉल। देन इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन ये नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है तो मतलब एम्पेरिकल होगा, या कंटेम्प्रेरी अप्रोच है तो वो नॉर्मेटिव अप्रोच होगा, ऐसा नहीं है। एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव का मतलब आप सबको पता होगा। एम्पेरिकल होता है हमारा फैक्ट्स, ठीक है, और नॉर्मेटिव होता है कि जिसमें हम वैल्यूज़ वगैरह की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो सब चीज़ें। तो जब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं तो एम्पेरिकल अप्रोच है। नॉर्मेटिव मतलब कैसा होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, कैसी होनी चाहिए चीज़ें। एक तो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। नॉर्मेटिव में हम थोड़ा फिलोसफिकल होकर बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनका ये नहीं है। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो है फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये सारे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। वेरएज जो बिहेवियर अप्रोच है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज हैं, वो सारे कंटेम्प्रेरी अप्रोच का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका भी डिफरेंस भी हम देख लेंगे, डोंट वरी। देन एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव का डिफरेंस आप सबको पता ही होगा। जो एरिस्टोटल है, मॉन्टेस्क्यू है, अरिस्टोटल की जो कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन की उन्होंने एनालिसिस किया था। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर की। मार्क्स की हम पढ़ते हैं वर्किंग क्लास को जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं ये एम्पेरिकल है, मतलब जो मैंने ब्लू येलो से हाईलाइट करा है वो एम्पेरिकल अप्रोच यूज़ करते हैं ये सारे थिंकर्स, ठीक है। और जब हम WPT पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इनकी थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी याद रखना है कि मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। ये PYQ में आ रखी है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसकी है, तो मॉन्टेस्क्यू की है। प्लस इनकी बुक का नाम भी ऐसा ही कुछ है। देन जो कार्ल पॉपर है, कार्ल पॉपर का फेमस थ्योरी है इंक्रीमेंटल चेंज की। तो ये याद रखना, कार्ल पॉपर की मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। तो इंक्रीमेंटल चेंज, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है मैंने उसमें वीडियो में बता दिया था, अभी हम जल्दी फटाफट करेंगे। एफ.ए. हाइक का डिफेंस ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, C.B. मैकफियरसन का क्रिएटिव फ्रीडम, और रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो बहुत रिच है इन नॉर्मेटिव कंटेंट। मतलब सारे जितने भी ब्लू में है, कार्ल पॉपर, C.B. मैकफियरसन, F.A. हाइक, रॉल्स, ठीक है। इन सब की थ्योरी याद रखना कौन किसके लिए फेमस है। प्लस ये सारे नॉर्मेटिव थ्योरी में मानते हैं कि व्हाट आउट टू बी, ठीक है। वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो मैंने कहा ना आउट टू बी, शुड बी, ये सारे। और जो इस वाला टर्म्स होती है वो एम्पेरिकल होता है। सेंसेस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो एम्पेरिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। होना चाहिए। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को सर्व करती है। इंट्रिंसिक मतलब इनबिल्ट, ठीक है। इनबिल्ट वैल्यूज होती है नॉर्मेटिव अप्रोच में, या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट यूज करते थे, विच इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। तो इसका बेसिक डिफरेंस ये है। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मेटिव, यहाँ पे एम्पेरिकल। तो नॉर्मेटिव हो गया हमारा एंड इन इटसेल्फ। एंड इन इटसेल्फ यानी कि फॉर एग्जांपल हमें PhD में एडमिशन लेना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। एम्पेरिकल में हमारा UGC नेट JRF का एग्जाम, तो यह क्या है हमारा एंड है कि हमें PhD में एडमिशन लेने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मीन्स है वो हमारा एम्पेरिकल चीज़ हो जाएगी, और जो हमारा एंड गोल है वो हमारा नॉर्मेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात लिखी है कि जो कंटेंट होता है स्टेटमेंट का वो डिसाइड करता है, कंटेंट डिसाइड करता है एम्पेरिकल है या कोई चीज़ या नॉर्मेटिव है, ना कि उसका फॉर्म, ठीक है। वेयरएज जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है वो एम्पेरिकल का पार्ट होती है, जो एक जरिया होता है हमारे हायर एंड को अचीव करने के लिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्टिव होता है, कौन सा, एम्पेरिकल जो है ऑब्जेक्टिव होता है, और जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो सब्जेक्टिव होता है। T.D. वेल्डन की एक बुक है वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये याद रखना। वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स आप याद कर सकते हो कि जैसे यू हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी, आपने, ठीक है, आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, आप बोला कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, वेल डन, ठीक है, वेल डन। कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, यू हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन। तो वेल डन से हमें याद रहेगा कि वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है। रॉबर्ट डॉल है, रॉबर्ट डॉल बोलते हैं इन पॉलिटिक्स रिफ्यूजिंग टू डिसाइड इज सिंपली डिसाइडिंग टू अलाउ अदर्स टू डिसाइड फॉर यू। दिट इज़ अ PYQ कोर्ट वाली जो स्टेटमेंट आती हैं, तो उसमें ये आया हुआ है कि रॉबर्ट डॉल जो है वो, ये लाइन रॉबर्ट डॉल की है, और उनकी फेमस बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1991, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1991। तो जो आपकी जो डॉल है
एक तो रॉबर्ट ढाल भी बोल सकते हैं, रॉबर्ट डॉल भी बोल सकते हैं। तो ये मैं डॉल प्रोनाउंस करती हूँ। तो जैसे जो आपकी डॉल है, डॉल से मतलब आपकी गुड़िया, वो बहुत मॉडर्न है, ठीक है, कोई आपने मॉडर्न सी डॉल खरीदी है, वैसा कुछ याद रख लेना। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो डिसीजन मेकिंग नहीं करूँगा, मेरी जगह कोई और डिसाइड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद डिसाइड ना करके किसी और को पावर दे रहे हो डिसाइड करने की। ये रॉबर्ट डॉल बोलते थे। और ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। डिस्क्रिप्टिव क्या, एम्पेरिकल जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव जो है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। जो एम्पेरिकल अप्रोच है वो अनअल्टरेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्स की बात करते हैं, तो फैक्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इसको हम अनअल्टरेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेयर जो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है वो हमारे आइडियाज़, हमारी वैल्यूज़ के ऊपर होता है, ठीक है, कि कौन कौन से लॉज बनाए जाने चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो ये ऑल्टरेबल होती है, ठीक है। इसको नॉर्मेटिव को हम चेंज कर सकते हैं अपने नॉर्म्स को, कि कैसा होना चाहिए हमारा समाज, ठीक है। लास्ट में एक ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड या थर्ड टेबल है, एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच। तो एम्पेरिकल अप्रोच में मेन इशू क्या होता है, हम एम्पेरिकल में हम फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, नॉर्मेटिव में वैल्यूज़ की। इट इज़ सो मतलब जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है बस वो देखा, उसको डिस्क्राइब कर दिया साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मेटिव में वैल्यूज़ होती है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है नहीं, ऐसा होना चाहिए। दैट इज मोर ऑफ अ आइडियलिस्टिक अप्रोच। एंड इसमें क्रिटिकल एंड प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होता है। देन एम्पेरिकल अप्रोच में जो हमने अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, अपना लॉजिक लगा के, ठीक है, तो उसमें ये बेस्ड होता है सेंस एक्सपीरियंस पे और लॉजिक पे। कौन सा अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच। वेयर जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो बेस्ड होता है स्पेकुलेशंस एंड लॉजिक पे, ठीक है। तो ये भी लॉजिक पे बेस्ड है, ये भी लॉजिक पे बेस्ड है, बस फर्क इतना सा है, इसमें स्पेकुलेशंस लगाते हैं कि मतलब अपना दूरदर्शी सोच रखना, थोड़ी सी स्पेकुलेटिव रहना। देन वैलिडिटी की बात करें, क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी क्या है, तो एम्पेरिकल अप्रोच में अपने पास ट्रू फॉल्स यानी कि एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव, राइट। और इसमें नॉर्मेटिव में मोर ऑफ अ मोरल की तरफ जाते हैं, मोरालिटी की तरफ, कि क्या सही है क्या गलत है, कितना हद तक सही है कितना हद तक गलत है ये चीज़, ये नॉर्मेटिव अप्रोच, क्योंकि हमारी इसमें नॉर्म्स और वैल्यूज आ रही हैं। अब आ जाते हैं मेन फोकस, जो हमारे लेक्चर का फोकस है आज का, वो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हम आज के लेक्चर में सारे कवर करेंगे। तो इसका मैं पहले आपको ट्रिक बता देती हूँ। 4 अप्रोचेस है, PHIL। फिल से क्या हो गया, फिलोसफी, है ना, लेकिन फिल से तीनों भी याद हो जाएंगे। फिल से फिलोसफी तो है ही, फिल का ऐसे ले लिया, लेकिन आपको H से क्या याद आना चाहिए, हिस्टोरिकल अप्रोच। I से इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, L से लीगल अप्रोच, ठीक है। तो ये सारे, और F से तो, P से तो फिलोसफी है ही। तो फिल से हमें चारों ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाएंगे। तो ट्रेडिशनल फिल ये हमारी ट्रिक हो गई इसको याद रखने की, कि 4 अप्रोचेस जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आते हैं वो है फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच, ठीक है। सो फिलोसफिकल अप्रोच पढ़ते हैं सबसे पहले। तो फिलोसफिकल अप्रोच में क्या होता है, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। तो हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं बेसिकली, और उसको क्लियर तरीके से समझा रहे हैं, तो फिलोसफी। ऐसा आपने बोला होगा अपने फ्रेंड्स को कितनी बार कि यार फिलोसफी मत छोड़, जो मतलब लोग ज़्यादातर ज्ञान देते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो और खुश रहोगे वगैरह वगैरह, तो उसको हम फिलोसफर बोलते हैं, राइट। जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, ये भी सब फिलोसफर्स में ही आते हैं, हमारे WPT के थिंकर ज़्यादातर। तो वो अपनी एक थ्योरी दे रहे होते हैं, अपनी फिलोसफी दे रहे होते हैं, और हमारा जो कंसेप्ट है उसको और क्लैरिफाई कर रहे होते हैं। जैसे हैप्पीनेस इज अ कंसेप्ट, लेकिन उसको लोगों ने बहुत अलग अलग डायमेंशन से क्लैरिफाई किया कि आप ऐसा करोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे, खुश रहोगे। जैसे मैं भी कितनी बार ज्ञान फैलती हूँ, राइट, कि ऐसा मत करो, जैसे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बताती हूँ डिप्रेशन हो रहा है, बात कर लो, तो ये सब क्या है, फिलोसफी झाड़ रही हूँ, राइट। तो कोई भी कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके आपको समझा रही हूँ। तो वैसे ही इसमें आते हैं वर्नन वैन डाइक, ठीक है, इनकी जो बुक मैंने आपको याद करी थी, पॉलिटिकल साइंस ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो बंदा है किसी पर्टिकुलर अप्रोच से बिलोंग करता है, लेकिन ये एक ऑथर है जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में काफ़ी स्टडी की थी, और उन्हीं की बुक से ये सारी लाइन्स ली गई है जो कि ओपी गाबा में डाली गई हैं। बस इतना इसमें याद रखना था, और इनकी बुक का नाम याद रख लेना। देन फिलोसफिकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम क्या क्लैरिफाई करते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड अबाउट एंड्स एंड मीन्स इन स्टडिंग इट, कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, अब सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी नहीं, सब्जेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है, कि जैसे आप कोई पढ़ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एक क्रिएट हो गई है, तो वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके क्या एंड्स थे, ठीक है, क्या उसका रिजल्ट आया, क्या उसके मीन्स थे,
ठीक है, क्या जरिया था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। एंड्स और मीन्स सब कुछ जब आप स्टडी करते हो और एक ओवरऑल सिचुएशन पे आप एक क्लैरिटी देते हो, तो वो आप फिलोसफिकल अप्रोच का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीजें आप बोलोगे मैम ये तो जीआरएफ में काम नहीं आएंगी, पर आएंगी जब आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट या एजर्शन रीजनिंग आएगा। ये इनहांस करता है लिंग्विस्टिक क्लैरिटी को एंड रिड्यूस लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन। सो यहाँ पे लिंग्विस्टिक का मतलब किसी वैसा नहीं है कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, पंजाबी हो गई, या वो लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है लिंग्विस्टिक क्लैरिटी और लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन। मतलब कि जिस सेंस में, जैसे जैक्वस डेरिडा आपने पढ़ा होगा या स्किनर का आर्टिकल पढ़ा होगा, तो उसमें जो लिखा गया ना किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में, उसकी क्या पीछे क्षमता, कंटेक्स्ट क्या रहा होगा उस पर्टिकुलर ऑथर का उस चीज को लिखने के पीछे, तो वो होता है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की लैंग्वेज। टेक्स्ट की लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे कि जो आपने लिखा उस टाइम पे क्या बैकग्राउंड रहा होगा उस ऑथर का, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी होंगी, तो वो होता है लिंग्विस्टिक, ठीक है। और हमें कभी कभार जो लिखा होता है ना, वो हम सोच लेते हैं अच्छा ये ऐसा लिखा है तो यही होगा, बल्कि अगर उसका हम डीपर मीनिंग देखें, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ हॉब्स का। अब हॉब्स के टाइम पे आपको पता है सिविल वॉर वगैरह था, तो इसलिए जो हॉब्स जो है इंडिविजुअल का नेचर बोलता है कि ये मैन इज अ ब्रूटिश, सेल्फिश, ठीक है, तो वो मैन का बहुत नेगेटिव नेचर बताता है, राइट। वो इसलिए बताता है अगर कोई सामने से बंदा पढ़ेगा उसको, ठीक है, तो उसको लगेगा कि यार सही में यार सारे आदमी जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, ब्रूटल होते हैं। पर अगर हम एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या रिसर्चर उसके बैकग्राउंड को समझे कि उसने देखा ही बचपन से ऐसा था, हॉब्स ने सिविल वॉर देखा था, लोगों को ऐसे देखा था। अब सारे लोग तो अच्छे होते हैं, सारे लोग बुरे नहीं होते, मतलब सारे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो हमें पता है, लेकिन हॉब्स ने सबको ही ऐसा देखा था, तो उसके दिमाग में एक धारणा आ गई थी। तो ये होता है लिंग्विस्टिक चीजें, जो टेक्स्ट का लैंग्वेज हमें समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि वो क्या कहना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि हम फिलोसफिकल अप्रोच का यूज करके उसकी जो लैंग्वेज है उसको क्लैरिटी दे सकते हैं, उसका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, किसका, फिलोसफिकल अप्रोच का यूज करके। एंड हम इससे रियलिटी का पता चलता है कि रियलिटी में वो जो टेक्स्ट था या जो थिंकिंग थी वो क्या कहना चाहती थी, उसको लेकर हम कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, उसमें उसको हम रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें उसको क्लियर रखना, कंसिस्टेंट रखना, कोहेरेंट रखना, हेल्पफुल रखना एज मच एज पॉसिबल, ये सारा काम होता है फिलोसफिकल एनालिसिस या फिलोसफिकल अप्रोच का। क्लैरिटी पे फोकस करना, कंसिस्टेंसी पे, कोहेरेंट है कि नहीं वो टेक्स्ट, हेल्पफुल है कि नहीं वो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। फिर फिलोसफिकल अप्रोच का काम है इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि किस हद तक आप सही हो और किस हद तक आप गलत हो सकते हो। आपको पता है ये सही है और ये गलत है, दो चीज़ें आपको पता है, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा क्या सही आता है और क्या गलत है। किसी का मर्डर करना सही में आएगा या गलत में आएगा, तो ये डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने। फिर उसका स्टैंडर्ड सेट करना कि किस हद तक ये सही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है हर चीज़ का, कुछ चीज़ें पार्शली राइट होती है, पार्शली रॉन्ग होती है, अलग अलग परस्पेक्टिव से, तो स्टैंडर्ड सेट करना। फिर उसके बाद आपने एक बार पता लगा दिया कि ये राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस, देन आप उसके बेसिस पे क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को, लॉज और पॉलिसीज को, जो हमारी स्टेट में लॉज बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रही है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, अलग अलग, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। बस इस पैमाने के ऊपर, स्टैंडर्ड हो गया पैमाना, ठीक है, इस पैमाने के ऊपर, राइट और रॉन्ग के पैमाने के ऊपर आप इन सबको जज करते हो, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो, तब आप फिलोसफिकल अप्रोच का यूज करते हो। इसमें हम एक सच मतलब ट्रुथ तक पहुंचना चाहते हैं थ्रू द यूज ऑफ रीजन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो फिलोसफिकल अप्रोच में यूज होता है, कि ऐसे ही आप कुछ नहीं बोल देते कि ये सही है ये गलत है जो आपके मन में आया, आप रीजन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एक सच्चाई तक पहुंचने के लिए, ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, कि भाई जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो सच्ची में कितना ट्रू है और कितना फॉल्स है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ट्रुथ तक पहुंचने के लिए जब आप रीजन का यूज करते हो तो फिलोसफिकल अप्रोच ही उसमें काम आता है। अभी आपको ये सारी चीजें रिसर्च वर्क में भी काम आएंगी, जब रिसर्च करोगे आप आगे जाके पीएचडी वगैरह में, तो आपको पता होगा कि आपको अपने रिसर्च के लिए कौन सा अप्रोच यूज करना है, अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ होगा। देन नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। कभी कभी हमें क्या होता है कि सिर्फ एग्जाम पर्पज से नहीं देखना होता कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, पर उस एग्जाम के बाद जब हम रियल लाइफ में पहुंचेंगे ना एज अ प्रोफेसर, तो वो भी हमें यहाँ से बेस मिलता है ओपिकावा से उसको समझने का। नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है हमारा ट्रुथ
वो क्या हो सकता है, नॉर्मेटिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि एम्पेरिकल हो सकता है, या प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। फिर क्लासिकल पॉलिटिकल जो थ्योरी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करती है, फिलोसफिकल अप्रोच। तो जब भी आप क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे स्टार्टिंग से, ठीक है, तो उसमें आपको हम हर जगह ज़्यादातर जगहों पे फिलोसफिकल अप्रोच देखने को मिलेगा। एंड उसमें पर्टिकुलरली क्या होगा, मोरल रीजनिंग पे बात हुई होगी। रीजन भी कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है, मोरल रीजनिंग, ठीक है। और मोरल रीजनिंग को हम क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर मॉडर्न कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्शियसनेस के बेसिस पे मोरल रीजनिंग को क्वेश्चन कर सकते हैं। मॉडर्न कॉन्शियसनेस कहती है कि हम कितना अवेयर हैं अपने आप को लेकर, ठीक है, हमारे में कितनी मॉरल रीजनिंग है। तो मॉरल रीजनिंग को हम मॉडर्न कॉन्शियसनेस के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी मॉरल है और कितनी नहीं। यहाँ पे कौन कौन से जो थिंकर्स हैं जो फिलोसफिकल अप्रोच के पार्ट हैं, ठीक है। तो फिलोसफिकल अप्रोच में एरिस्टोटल आते हैं, मैकियावेली आते हैं, हॉब्स, लॉक, मिल आते हैं। इन सब की थ्योरीज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूपीटी में। कांत का ह्यूमन डिग्निटी का आइडिया आता है। टी.एच. ग्रीन की थ्योरी ऑफ राइट्स जो उन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे लिखी थी वो, ठीक है। एंड उन्होंने बोलता है कि स्टेट कि जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए। देन लास्की का कंसेप्ट इसमें आता है। तो ये सारे फिलोसफिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने फिलोसफिकल अप्रोच यूज़ किया था। देन जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स ने रिवाइव किया था कांत का नोशन ऑफ रैशनल नेगोशिएटर्स टू बिल्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कहीं ना कहीं कांत के रैशनल नेगोशिएटर से वो इंस्पायर्ड है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि रैशनल नेगोशिएटर्स का कॉन्सेप्ट किसका है। तो रैशनल नेगोशिएटर्स का कॉन्सेप्ट कांत का है, प्लस ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट कांत का है, प्लस परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट कांत का है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देन मार्क्स भी फिलोसफिकल अप्रोच यूज करते हैं। देन कंसेप्ट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड रेवोल्यूशन आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिबेट। मतलब अब इस जो हम फिलोसफिकल अप्रोच हमने पढ़ा, ठीक है, इससे हमें क्या क्या आइडियाज मिले। तो पहला तो इंडिविजुअल्स का जो कंसेप्ट, इंडिविजुअल राइट्स की जब हम बात करते हैं, रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट यानी कि फिलोसफिकल अप्रोच का यूज़ किया और एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंडिविजुअल राइट्स और रेवोल्यूशन की भी बात हुई। फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये सारे क्या है, एक तरीके से जो थ्योरी ऑफ राइट्स हमने दी फिलोसफिकल अप्रोच की वजह से थ्योरी ऑफ राइट्स आई। और थ्योरी ऑफ राइट्स को जब एक्सटेंड किया तो हमारे पास फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट निकले। तो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फिलोसफिकल अप्रोच की देन है। तो और प्लस इसका नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड कैसे, फिलोसफिकल अप्रोच की वजह से ही कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी भी क्रिएट हुई। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर जो फिलोसफिकल अप्रोच के हैं, जो जिनको हम कंटेम्प्रेरी चैंपियन मानते हैं। चैंपियन इन द सेंस जो फेवर करते हैं, ठीक है, चैंपियन वैसा वाला नहीं। जैसे कि जो फिलोसफिकल अप्रोच में सबसे ज़्यादा मानता है या उसको जो फेवर करता है या जो उसका मेजर एक्सपोनेंट है वो है लियो स्ट्रॉस। तो याद रखना फिलोसफिकल अप्रोच लियो स्ट्रॉस से मैच करना है आपको। एंड उस अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉस पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी आर कोटर्मिनस। तो इसका ये कोट है, वेरी इंपॉर्टेंट कोट, कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी आपस में एक साथ है, ठीक है। जब अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हो तो आपको पॉलिटिकल फिलोसफी को भी पढ़ना है, तभी आपकी गाड़ी आगे चल पाएगी, ठीक है। एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पैरेलली चलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये किसने बोला है, स्ट्रॉस ने बोला है। अब ये वाला भी पॉइंट अच्छा है, ये वाला स्टेटमेंट में आ सकता है, पॉलिटिकल फिलोसफी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर क्वेस्ट फॉर गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिलोसफी किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है, गुड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वहीं से पॉलिटिकल फिलोसफी की शुरुआत हुई थी। एंड वैल्यूज एज वेल एज फैक्ट्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ते टाइम हम वैल्यूज को बहुत फोकस करते हैं, फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट, गुड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ये सब बताया, विच एनेबल अस टू अंडरटेक अ क्रिटिकल एंड कोहेरेंट एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज। और क्योंकि हमारा फिलोसफिकल अप्रोच का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर हम इन सबको एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो assumptions regarding the political things take the character of opinions। सही बात है, जो हमारा पॉलिटिकल चीज़ें हम जितनी भी पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ एक ओपिनियन बन के रह जाएगा, उसको कोई हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे अगर फिलोसफिकल अप्रोच ना हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो ओपिनियन को रिप्लेस करती है बाय नॉलेज। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच, नॉलेज,
ठीक है। तो हम फिलोसफिकल अप्रोच क्या कहता है, ओपिनियंस को नॉलेज से रिप्लेस करता है कि अभी तक आपका कोई एक ओपिनियन था किसी चीज़ को लेकर, उसमें आपने फिलोसफी ऐड की, फिलोसफिकल अप्रोच का यूज़ किया, तो वो जो आपका ओपिनियन था अब वो दूसरों के लिए एक नॉलेज बन के सामने आया, वो एक आइडियोलॉजी बन गया। ठीक है, उसके कंसेप्ट निकले, राइट्स की थ्योरी जैसे वगैरह, तो ये हमारा नॉलेज का पार्ट बन गया। और स्ट्रॉस क्रिटिसाइज भी करते हैं कंटेम्प्रेरी बिहेवियरल अप्रोच को, जो कि वैल्यू फ्री एनालिसिस पे फोकस करता है। तो फिलोसफिकल अप्रोच का अगर बोला जाए कि फिलोसफिकल अप्रोच किस अप्रोच को क्रिटिसाइज करता है, तो क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच को क्रिटिसाइज करेगा। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है हमारा बिहेवियरल अप्रोच। तो स्ट्रॉस इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बहुत जो बिहेवियरल अप्रोच है वो वैल्यू फ्री है। ठीक है, इसका मैं मतलब आपको जब बिहेवियरल अप्रोच बताऊंगी तब और अच्छे से समझा दूंगी। एंड दस डिस्ट्रॉयज द एसेंस ऑफ ट्रू नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। और इसकी वजह से, बिहेवियरल अप्रोच की वजह से, जो पॉलिटिक्स का ट्रू सेंस है, ट्रू नॉलेज है, वो खत्म होती जा रही है। तो बस इतना याद रखना है कि स्ट्रॉस ने वो फिलोसफिकल अप्रोच में बिलीव करते हैं और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है बिहेवियरल अप्रोच को। किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया है, कि वो वैल्यू फ्री है। देन इस बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच की। तो हिस्टोरिकल अप्रोच का सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस कि मतलब हम आज के लिए कोई लॉज बना रहे हैं, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, और उसके लिए हम हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम आज के लिए लॉज और पॉलिसीज बना सकें और आज के टाइम पे डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो जब हम कुछ भी आज जो कर रहे हैं वो हिस्ट्री के मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करके कर रहे हैं, तो वो हिस्टोरिकल अप्रोच होगा। मतलब बस पास्ट इवेंट्स की स्टडी करना और उसके बेसिस पे, पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे आज जो हमारे डिसीजन है उन वो अफेक्ट हो रहे हैं। सो ये हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाया जाता है। जैसे इसमें आएंगे हमारे जो मेन थिंकर हीगल और मार्क्स, और फिर देन कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने इस अप्रोच को हिस्टोरिसिज्म बोला था। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके यूजीसी नेट के में पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिकल अप्रोच को किसने बोला है, तो कार्ल पॉपर ने बोला है। और क्योंकि हम ये अप्रोच हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना ही है, सारे अप्रोचेस पढ़ने हैं मतलब अच्छे से। तो मैं पूरा नहीं पढ़ा रही, मतलब जहाँ जहाँ फैक्ट्स हैं या जहाँ कोड्स हैं जो आ सकते हैं वो सारी चीज़ें, प्लस आपका थोड़ा सा कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए साथ साथ। तो हिस्टोरिकल अप्रोच स्टैंड्स फॉर एन अटेम्प्ट एट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स थ्रू अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ द पास्ट। जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जब हम पास्ट को समझते हैं तो वो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है। और इसके जो फेमस एक्सपोनेंट है जिन्होंने इस अप्रोच को सपोर्ट किया वो है जॉर्ज एच सेबाइन। और इनकी बुक पीवाईक्यू में बहुत बारी आई है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इट्स अ पीवाईक्यू, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज एच सेबाइन ने दिया था। तो एच से मान लो जो जॉर्ज एच सेबाइन है उसके नाम में जो एच आता है वो हिस्ट्री के लिए आता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी की हिस्ट्री किसने लिखी, जॉर्ज सेबाइन ने। देन ईच पॉलिटिकल थ्योरी इज एडवांस्ड इन रिस्पॉन्स टू सम स्पेसिफिक सिचुएशन। अभी हिस्टोरिकल अप्रोच बोलता है कोई भी आज के टाइम पे कुछ भी है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी लॉ है, कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से वो लॉ आज बना। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई लॉ समझना है, कभी भी आपको पॉलिटिक्स समझनी है, तो आपको पास्ट इवेंट्स को समझना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके अंडर वो पर्टिकुलर थ्योरी बनी थी, पर्टिकुलर थ्योरी वाज प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग इज रिलेवेंस टू द प्रेजेंट सिचुएशन, ताकि हम आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर लॉ का या उस पर्टिकुलर पॉलिसी का या पॉलिटिक्स में जो भी काम हो रहा है उसका हम रिलेवेंस समझ सकें। बस ईजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। और फिर पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है हिस्ट्री का प्रोडक्ट तो है ही। ठीक है, जो मतलब कोई भी हमारे पास जो थ्योरी बनी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो तभी थ्योरी जो है, आज की थ्योरी वो किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट है, हिस्ट्री का रिजल्ट है। ठीक है, एंड एज वेल एज क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोल्डिंग हिस्ट्री बाय इट्स आइडियोलॉजिकल फोर्स। और एक तरीके से क्या है, एक टूल भी है जिससे हम हिस्ट्री को मोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं अपने आइडियोलॉजिकल फोर्स का यूज करके। However, all great political theories are valid for all the times. This is I guess मैंने ये कोट कहीं सुना है, पता नहीं कहाँ, बट ये वाला मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में कि जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं वो वैलिड होती है फॉर ऑल टाइम्स। ये किसी WPT के थिंकर का है आई गेस, ये पूछा गया था पीवाईक्यू में, मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। देन कि हर पॉलिटिकल थ्योरी ना अपने टाइम पे वैलिड रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी वैलिडिटी आज खत्म हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब वो पॉलिटिकल थ्योरी बनी होगी तो वो काफ़ी वैलिड होगी। अब क्रिटिसाइज,
उसको किस चीज़ पर क्रिटिसाइज किया जाएगा? आप खुद भी सोचो एज अ ह्यूमन बींग, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे करोगे हिस्टोरिकल अप्रोच का? तो यही बोलोगे, जैसे इसके मेन क्रिटिसिज्म डेविड ईस्टन ने किया था। उन्होंने बोला था कि डेविड ईस्टन हैज़ वॉर्न्ड अगेंस्ट लिविंग पैरासिटिकली ऑन आइडियाज अ सेंचुरी ओल्ड, कि इतने पुराने आइडियाज़ पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप आज के लिए जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न थिंकिंग आ गई है, उसमें फिर आप फेल हो जाओगे, फिर आप डेवलप नहीं कर पाओगे अगर आप पुराने इतने हज़ारों साल पुराने आइडियाज़ को लेकर ही चल रहे हो। वो जो आइडियाज़ थे वो उस टाइम के लिए सही थे, लेकिन आज के टाइम के लिए वो आइडियाज़ काम नहीं करेंगे। तो ये ऐसा हम बोलते हैं, मतलब आज की जो जनरेशन है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई इतना दादा के ज़माने का या उनके परदादा के ज़माने की बातें हम क्यों माने, हम तो अपनी जनरेशन के हिसाब से बातें मानेंगे। तो वैसे डेविड ईस्टन भी बोल रहे हैं कि इतने पुराने आइडियाज़ पे रिलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रिलाई करते हो तो हम न्यू पॉलिटिकल सिंथेसिस डेवलप नहीं कर पाएंगे, कोई नई चीज़ आ ही नहीं पाएगी, सब पुराने के बेसिस पे ही होती रहेगी। प्लस इसने चैलेंज किया था हिस्टोरिकल अप्रोच को, ऑफ कोर्स इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। तो जो ये हिस्टोरिकल अप्रोच था, हिस्टोरिकल अप्रोच की कमियों की वजह से ही बिहेवियरल अप्रोच की शुरुआत हुई। However, the recent revival of interest in values has led to a renewed interest in rich heritage. लेकिन आज के टाइम पे हम अपने कल्चर को, अपने जो रिच हेरिटेज है जो इतने सालों से चलता आ रहा है, उसको भी हम, उसमें भी हम अब इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, ठीक है। एंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट फॉर इवॉल्विंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आवर ओन एज, ठीक है। तो हमारे कहीं ना कहीं पुराने जो शास्त्रों में लिखा है, या ये तो मैं इंडिया के हिसाब से एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो पुराने जगहों पे लिखा है वो हमारे आज के टाइम पे काम आ रहा है। जो लॉक और कांत है, ठीक है, तो जो जॉन रॉल्स ने जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी वो इंस्पायर थे लॉक और कांत से, ठीक है। और उन्होंने बेंथम और मिल का जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी था उसको रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल अप्रोच देखने को मिल रहा है कि जो उनके टाइम के जो कंटेम्प्रेरीज थे बेंथम एंड मिल, उन्होंने उनको तो रिजेक्ट किया, लेकिन जो हिस्टोरिकल जिनका महत्व था, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो लॉक और कांत ने दी थी, जॉन रॉल्स उससे इंस्पायर्ड हुए। हर्बर्ट मार्कस ने जो अपनी न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम बिल्ड की थी बाय रिवर्टिंग टू द ईगल्स कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो वैसे ही जैसे हर्बर्ट मार्कस की जो पॉलिटिकल थ्योरी उन्होंने लॉन्च की, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो भी उन्होंने थ्योरी बनाई, वो कहीं ना कहीं उन्होंने हिस्ट्री में जो थ्योरीज बनी हुई थी या जो हिस्ट्री में ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, इवेंट्स हुए थे, उससे ही लिया था। मतलब आज के टाइम पे अगर हम भी कुछ चीज़ नई एक्सप्लोर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री से उसका एग्जाम्पल जोड़ते हैं। तो हीगल का कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी से हर्बर्ट मार्कस ने अपनी न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम निकाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट बन सकता है कि न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम किसकी है, तो हर्बर्ट मार्कस की है। देन बात करते हैं लीगल अप्रोच की। लीगल अप्रोच बस इतना से कहता है कि जो कोई भी अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें लॉज के टर्म्स में समझने की ज़रूरत है। एंड वो फोकस करते हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है और वो फंक्शन कर रही हैं, ठीक है। उनका रिस्पेक्टिव लीगल पोजीशन है, उनकी खुद की पार्ट्स है, प्रोसीजर है, और वो सब क्या कर रहे हैं, लीगली वैलिड है। तो मतलब अगर हम पॉलिटिक्स को लॉ के थ्रू समझ रहे हैं तो क्या है लीगल अप्रोच, सिंपल, ठीक है। लॉ, पॉलिटिक्स को लॉज के टर्म्स में समझना है। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, स्टेट कैबिनेट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। तो ये सब क्या है, ये सब किसका पार्ट होगा, लीगल अप्रोच का पार्ट होगा, कि हम पॉलिटिक्स को इन सब के थ्रू समझ रहे हैं। देन और सिमिलरली सेम सिचुएशन ये होती है इंटरनेशनल लॉ में भी। तो अगर हमें इंटरनेशनल लॉ के रिक्वायरमेंट्स को समझना है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और जब हम एनालाइज करेंगे कि कैसा लॉ बनना चाहिए, तो वो हम लीगल अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बस ये इतना सिंपल सा लिखा हुआ है, आपको पता ही चल जाएगा स्टेटमेंट पढ़ के कि ये लीगल अप्रोच की बात हो रही है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, लीगल अप्रोच जो है सफिशिएंट तो नहीं है पॉलिटिक्स को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स को अगर हम बस लॉज के थ्रू समझ ले तो हम पूरा का पूरा पॉलिटिक्स समझ लेंगे। सफिशिएंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कि कोई भी अप्रोच वैसे भी अपने आप में पूरा तो नहीं होता, हर अप्रोच के साथ कोई सारे अप्रोच मिक्सअप होके ही साथ आते हैं, ठीक है। जैसे अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है तो वहाँ पे हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं लगा सकते लीगल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, हमें लीगल अप्रोच भी चाहिए होगा, हमें हिस्टोरिकल अप्रोच भी समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था। तो सारे अप्रोचेज आपस में कहीं ना कहीं एक साथ लेकर हमें समझने की जरूरत होती है। तो कोई एक अप्रोच अपने आप में एडुकेट नहीं होता, ठीक है, सफिशिएंट नहीं होता। तो वही लीगल अप्रोच का वही क्रिटिसिज्म होगा, और सबका ही ये क्रिटिसिज्म होगा कि कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फोर्सेस को समझने के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना होता है, तो सिर्फ हम लीगल फॉर्मल फ्रेमवर्क में रहकर नहीं समझ सकते, उसके लिए हम को और अप्रोचेस की भी ज़रूरत होती है।
एंड यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफिकल एनालिसिस, ये है वर्नन वॉन डाइक की बुक, ये याद रख लेना, डाइक की पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफिकल एनालिसिस। देन पॉलिटिकल प्रोसेसेस टू बिकम इफेक्टिव एंड स्टेबल, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, ठीक है, और उनको अगर हमें इफेक्टिव रखना है, स्टेबल रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें लीगल प्रोविजंस की जरूरत तो होती है। तो इसलिए लीगल अप्रोच तो जरूरी है ही, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है। अब हमें पता है कि पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हो रही है, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, अगर वो लीगली लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो इफेक्टिव होंगे और वो स्टेबल होंगे। अपनी मर्जी से हर कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो लीगल अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। पर लिमिटेड यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, लेकिन लीगल अप्रोच का बहुत लिमिटेड यूज होता है पॉलिटिक्स को समझने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे हम पॉलिटिक्स को पूरे अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीगल अप्रोच सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को समझने में भी। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो कि हमारा है लास्ट अप्रोच आज का, इसको हम बोलते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक लीगल अप्रोच से रिलेटेड है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ कौन सा और एक अप्रोच है जो कि वैलिड माना जाएगा या उसके बहुत सिनोनियम माना जाएगा या जिससे वो ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, तो वो लीगल अप्रोच से सिमिलर है। लेकिन उसमें डिफरेंट भी है, पूरी तरीके से सिमिलर नहीं है। क्या क्या डिफरेंस है? इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो जितने भी ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पढ़े उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिससे हम पॉलिटिक्स को सिस्टमैटिकली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हैज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स को बोला जाता था कि जब हम स्टेट की स्टडी करते हैं, हम गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट अपने आप में ही एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और उसकी वेरियस ऑर्गन्स होती है, गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है, तो ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है। फैमिली, स्कूल, चर्च, क्लब, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल्स पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। देन एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ ऑफिस या ऐसी एक एजेंसी जो कि एक जहाँ पे एक हायरार्की हो, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हायरार्की हो, वेयर ईच ऑफिस और एजेंसी हैज सर्टेन फंक्शन एंड पावर, और जहाँ पे हर बंदे का अपना एक अलग फंक्शन है, अलग पावर है। जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबका अलग अलग फंक्शन है, सबकी अलग अलग पावर है, राइट। इवन जो इसमें ऑर्डिनरी वोटर्स हैं वो कोई इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं होते। इंस्टीट्यूशन का पार्ट वही होता है जो ऐसे लोग उन ऑफिस में जो उसको मैनेज कर रहे हैं, जो जिनका एक पर्टिकुलर स्टेटस और रोल है, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट होंगे। हमारे एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, जैसे वोटर्स जो है वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं कहलाए जाएंगे। अब वर्नन वॉन डाइक के अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ है या एक्सपेक्टेशंस है और एनी स्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रुप बिहेवियर। तो एक ग्रुप है, और अगर हम एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, तो हमें एक उस इंस्टीट्यूशन की मदद से एक पर्टिकुलर पैटर्न पता चल जाता है कि कैसी एक्टिविटीज़ उस इंस्टीट्यूशन में होती हैं। तो इंस्टीट्यूशंस का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हो, एक ऐसा ग्रुप बिहेवियर, और जहाँ पे हमें उसका एक पैटर्न पता चल जाता है कि ये जो ग्रुप है, ये जैसे ये लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव, ये मान लो एक ग्रुप है, ठीक है, और एक ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर क्या, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन लिया, उसका ग्रुप बिहेवियर स्टडी किया। जब हम ग्रुप बिहेवियर स्टडी करेंगे, अब एग्जीक्यूटिव है तो सारे एग्जीक्यूटिव के बीच में हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन देखने को मिलेगा, एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो और वो ये पैटर्न, ये फंक्शन, ये एक्टिविटीज़ दूसरे ग्रुप से, जैसे जुडिशरी एक दूसरा ग्रुप है, दूसरा इंस्टीट्यूशन, उससे अलग होंगी, जिससे हम एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। तो एक सिस्टम हो गया एक तरीके से। देन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट के फंक्शंस को, उसकी वेरियस ऑर्गन्स को, पॉलिटिकल पार्टीज की भी स्टडी करना, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से थिंकर्स इस अप्रोच का यूज़ किया था, कौन से थिंकर्स ने, तो एरिस्टोटल ने यूज़ किया था। जब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दिया था, मोनार्की, टायरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ये सारा। देन फेडरल, अब जब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम डिफाइन करते हैं, फेडरल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं, तो ये सारा क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। पिछले पे आपको बता ही दिया। और इसमें फैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और हम नॉर्मेटिव से एम्पेरिकल अप्रोच की तरफ शिफ्ट होते हैं, और हिस्टोरिकल से कंटेम्प्रेरी अप्रोच की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसमें शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, नॉर्मेटिव से
जहाँ पे अभी हम वैल्यूज़ वगैरह की बात कर रहे थे, बहुत प्रिस्क्रिप्टिव थे, अब हम एम्पेरिकल हो चुके हैं। एम्पेरिकल यानी कि अब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है, सिर्फ हम उसको देख रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो किस पे फोकस करता है, डिस्क्रिप्शन पे, कि जो चीज़ जैसी है उसको बस डिस्क्राइब कर दिया, ये इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसा काम कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स बता दिए कि ये फंडामेंटल राइट्स है। डीपीएसपी है, ये सारे हमने बता दिए। गवर्नर है, गवर्नर की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, ये सारा तो हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिला तो ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं देते हम इंस्टीट्यूशन के टाइम पे, या जुडिशरी में जो लोग हैं वो ये हैं, बस डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन नहीं करना। तो वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। ड्रॉबैक्स क्या है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने इंडिविजुअल को निग्लेक्ट किया, और इंडिविजुअल का फोकस, सोशोलॉजिस्ट जो थे उसका जो इंडिविजुअल का वोटिंग बिहेवियर था, इंडिविजुअल का पॉलिटिकल एटीट्यूड था, इस सबको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने स्टडी ही नहीं किया, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की एज अ ग्रुप बिहेवियर। तो फिर इसको स्टडी किसने किया, इसको स्टडी किया सोशोलॉजिस्ट ने। ठीक है, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था उसने निग्लेक्ट किया स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने स्टडी नहीं किया, उसको स्टडी किसने किया, उसको स्टडी किया हिस्टोरियंस ने और इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स ने बाद में। फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने वो वायलेंस को, थ्रेट ऑफ वायलेंस या पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हो रहे थे, एगिटेशंस थे, वॉर चल रहा था, रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे, इन सब की भी स्टडी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने नहीं की। उसके अलावा जो इनफॉर्मल ग्रुप्स थे या जिनका बहुत बड़ा योगदान था पॉलिटिक्स को शेप करने में, पॉलिटिक्स को चेंज करने में, उस सब की भी स्टडी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में नहीं की, बस इंस्टीट्यूशन की स्टडी करी, उसमें क्या ग्रुप है, क्या चल रहा है, बस। ठीक है, तो बाकी चीज़ें वो स्टडी नहीं करते थे, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते थे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इनएडुकेट है, बट एनी अदर अप्रोच वुड आल्सो बी इनकम्प्लीट विदाउट पेइंग ड्यू अटेंशन टू इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली अगर हम इंस्टीट्यूशंस को हटा दें और बाकी सब कुछ पढ़ लें, हिस्टोरिकल, लीगल, सब कुछ, बिहेवियरल, सब कुछ इंडिविजुअल पे फोकस कर लें, और लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये बाकी सारे जो है वो इसके बिना इनकम्प्लीट है। तो इंस्टीट्यूशन इज़ अ बेसिक, इंस्टीट्यूशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें पढ़ ले इंस्टीट्यूशन को छोड़ दे तो वो भी मतलब अच्छा नहीं है। देन कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच और कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स पढ़ेंगे पॉलिटिकल एनालिसिस के, जैसे सिस्टम एनालिसिस हो गया और स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, वो सब। तो ये इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो जो कंटेम्प्रेरी जो अप्रोच है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहता है पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें वो पॉलिटिक्स का रियल करेक्टर बताता है। ठीक है, अभी तक जो था वो हमें सिर्फ फैक्ट्स हो रहे थे या जो सामने डिस्क्रिप्टिव रह रहा था। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है वो पॉलिटिक्स को पूरा टोटलिटी में समझने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरी तरीके से एज अ होल हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच में, एंड transcending its formal aspects and looking for those aspects of social life which influence and are influenced by it। तो अभी तक हम सिर्फ फॉर्मल पे फोकस कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि फॉर्मल जो फॉर्मली चल रहा है, जो हमें दूर दूर से एज अ पॉलिटिक्स दिखता है, लेकिन उसमें हमें सोशल फैक्टर्स भी लेकर आना, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी लाना, कल्चरल फैक्टर्स भी, तो सोशल लाइफ पे भी फोकस किया गया कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में, और इसमें ये 3 अप्रोचेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।